सो गुड मॉर्निंग गाइस, और भारत के स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। विश यू हैप्पी इंडिपेंडेंट डे। और बताओ ये कौन सा नंबर का हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं? तो चलो बिना आपका टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 15 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, हाल ही में देश का पहला डाक घर का खिताब किसे मिला है? तो आंसर होगा कुपवाड़ा। कुपवाड़ा ये क्या है? ये जम्मू कश्मीर का एक जिला है। यहाँ पे एक स्थान है केरन, और वहां पर एक पोस्ट ऑफिस डाकघर है जो अब देश का पहला डाकघर बन गया है। एक्चुअली में खास बात क्या है यहाँ पे कि अभी तक इसे देश का अंतिम डाकघर मानते थे, पर अब इसे देश का पहला डाकघर घोषित कर दिया गया। और इसे अभी तक आप पूछोगे अंतिम डाकघर क्यों मानते थे देश का? क्योंकि हम इससे आगे डाक सेवाएं प्रदान नहीं करते थे, क्योंकि वहां पे हमारी सीमा खत्म हो जाती है। पर अब हमने क्या कहा कि ये दूरी के मामले में एलओसी या सीमा से पहला डाकघर है, तो इसलिए ये देश का पहला डाकघर हुआ, पोस्ट ऑफिस हुआ। कहां पर है याद रखना, जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में। और अगर पूछे किस नदी के तट पर यह स्थित है, तो किशन गंगा नदी के तट पर। अच्छा, डेली करंट अफेयर्स आप लोग पढ़ते होंगे ना, एक इसी से मिलता जुलता सेम टू सेम क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं। अभी पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। प्रश्न सुनो ध्यान से। भारत का पहला गांव कौन सा बना था अभी? चलो ये मैं बता देता हूं, इसका नाम है माणा गांव। अब आपको उत्तर देना है ये किस राज्य में स्थित है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, कहां पर है ये आपको बताना है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको रिवाइज भी कराऊंगा, जिसमें हम पढ़ेंगे देश या दुनिया की जो पहली बार चीजें हुई ना, उससे संबंधित प्रश्न। जैसे कि पहला प्रश्न आपका बनेगा कि दुनिया की पहली वैदिक घड़ी ये कहां पे स्थापित होगी? तो आंसर होगा उज्जैन में। और एक प्रश्न ये बनेगा कि देश का पहला नाइट स्काई सेंचुरी कहां पे स्थापित किया गया? लद्दाख आंसर होगा। और भारत का पहला वन विश्वविद्यालय कहां पे स्थापित हुआ? तेलंगाना आंसर होगा। अच्छा, अभी भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन प्लांट कहां पे शुरू हुआ? असम में। और अगर पूछे ना आपसे कि भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन प्लांट ये कहां पे स्थापित हुआ, तो मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में। और भारत का पहला भूकंप स्मारक जिसे कहते हैं स्मृति वन, इसका उद्घाटन किया था मोदी जी ने, कहां पे? गुजरात के भुज में। और भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व कहां पे बना? तमिलनाडु में। तो ये पॉइंट्स ध्यान रखने हैं आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, इंग्लिश में बोलोगे तो पार्टीशन ऑरर्स रिमेम्बरेंस डे, ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 14 अगस्त को। आपको पता है स्वतंत्रता दिवस तो हम मनाते हैं 15 अगस्त को। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारा भारत आज़ाद हुआ था, लेकिन हमारे लिए एक दुख की बात ये होती है कि उस दिन यानी कि 14 अगस्त 1947 1947 को भारत दो हिस्सों में भी बंट गया था, जिसमें एक तो हमारा भारत है और एक पाकिस्तान है। और इस विभाजन में लगभग 20 मिलियन लोगों ने जान गंवाई थी। ये दुख वाली बात है। तो उन्हीं लोगों की याद को चिन्हित करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। और कब से मना रहे हैं? इसे मनाने की घोषणा प्रधानमंत्री जी ने कब की थी? 2021 में। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये दिन कब होता है? 14 अगस्त को। और अगर मैं आपसे पूछूं कि इस्लामोफोबिया डे कब मनाया जाता है, ये भी एक आध साल पहले से ही मना रहे हैं हम, तो इसको भी ध्यान रखना है, ये 15 मार्च को मनाया जाता है। अब इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, चलो अगस्त के सारे इंपॉर्टेंट डेज को रिवाइज करते हैं एक बार। 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया। 1 अगस्त को विश्व लंग कैंसर दिवस है। 1 अगस्त को ही वर्ल्ड वाइड वेब डे हो गया। और 1 से लेकर 7 अगस्त तक आपने विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया। 2 अगस्त को अर्थ ओवरशूट डे। 6 अगस्त को हिरोशिमा डे। 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे। 9 अगस्त को नागासाकी डे और विश्व आदिवासी दिवस। 10 अगस्त को वर्ल्ड लायन डे। और 12 अगस्त को आपने एक तो विश्व हाथी दिवस मनाया था और विश्व युवा दिवस मनाया। तो ये अगस्त के इंपॉर्टेंट डेज हैं, इनको ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए कि अगस्त 2023 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पारंपरिक औषधि वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया? तो आंसर होगा गांधीनगर में। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसने गुजरात के गांधीनगर में पारंपरिक औषधि वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया। कब से कब तक? 17 और 18 अगस्त को, जिसमें गंभीर स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने में पारंपरिक चिकित्सा की भूमिका पर चर्चा की गई। और यह इस तरह का पहला शिखर सम्मेलन है। अच्छा, आपको याद होगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पिछले साल कहां पर ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना की थी? बताओ तो जरा। तो आंसर होगा गुजरात के जामनगर में।
और ये दुनिया भर में पारंपरिक चिकित्सा के लिए पहला और एकमात्र वैश्विक केंद्र है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये ध्यान रखना। देखो, WHO स्थापना होती है 7 अप्रैल 1948 में, इसीलिए तो 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में और डायरेक्टर जनरल है टेड्रोस अधानोम। अभी याद होगा, टेड्रोस अधानोम को इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया था। और अगर मैं आपसे पूछूं अभी किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री ने WHO पुरस्कार जीता, तो आंसर होगा व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स वायलेंट, जिसके डायरेक्टर हैं राजस्थान की वंदिता सहरिया। और अभी याद होगा, WHO ने भविष्य की महामारियों की बेहतर तैयारी के लिए प्रेत नाम से एक पहल शुरू की थी। और गिरीश चंद्र मुर्मू का नाम याद होगा, अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बाहरी ऑडिटर के रूप में इनको फिर से चुना गया 2024 से लेकर 2027 तक। तो ध्यान रखना ये पॉइंट्स, बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अगस्त 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट का छठा पोत ये लॉन्च किया है, नाम बताइए उसका। तो उसका नाम है विंध्यगिरी। तो अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने विंध्यगिरी पोत को लॉन्च किया है। बात करें इसका निर्माण किसने किया, तो कोलकाता स्थित गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने। और इस पोत का नाम विंध्य पर्वत श्रृंखला के नाम पर रखा गया है। और याद रखना, ये प्रोजेक्ट 17A का छठा पोत है। पोत मतलब जहाज है। अच्छा, प्रोजेक्ट 17 है बार बार कर रहे हैं, ये है क्या? तो इसे भारतीय नौसेना ने लॉन्च किया था 2019 में। और प्रोजेक्ट 17A के अंतर्गत जितने भी पोत है उनको भारतीय नौसेना के युद्ध पोत डिजाइन ब्यूरो के द्वारा स्वदेश में ही डिजाइन किया गया है। और अगर बात करें कि प्रोजेक्ट 17A का पहला जहाज क्या था, मतलब नाम क्या था उसका, तो उसका नाम था नीलगिरी, जिसे 2009 में लॉन्च किया गया था। अच्छा, इसी से मिलता जुलता प्रश्न आपसे पूछूं एक, तो बताओ प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 पनडुब्बियां बनाई जा रही है जो कि स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन्स हैं। कहाँ पे? मजगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड मुंबई में। किसकी मदद से? फ्रांस की मदद से। अब उन 6 पनडुब्बियों के नाम बता दो। तो INS कलवरी, INS खंडेरी, INS करंज, INS वेला, INS वागीर और INS वागशीर। अब एक प्रश्न का उत्तर आप लोग दोगे कि अभी भारत ने किस देश को एक मिसाइल जलपोत उपहार में दिया था जिसका नाम है INS कृपाण। बताओ हमने किसको गिफ्ट में दिया ये INS कृपाण। अच्छा, एक और प्रश्न का उत्तर दो फिर। राष्ट्रपति जी की बात है ना यहाँ पे, तो अभी इनको सूरीनाम देश ने अपना सर्वोच्च सम्मान दिया था। उस सम्मान का नाम पूछ रहा हूँ मैंने इस बार उल्टा प्रश्न पूछ लिया। हमेशा सम्मान का नाम बता करके आपसे ही पूछता था ना किस देश ने दिया, तो इस बार सूरीनाम ने दिया, ये बता दिया। उस अवार्ड का नाम बताओ, उनके सर्वोच्च सम्मान का नाम। हम बढ़ते हैं अब आगे। चलिए फिर बताइए, अगस्त 2023 में नेहरू ट्रॉफी का आयोजन ये कहाँ पे किया गया, तो आंसर होगा केरल में। अच्छा देखो, यहाँ पे प्रश्न तो ऐसे भी तो बन सकता है कि नेहरू ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो आंसर होगा नौका दौड़ से, यानी कि ये एक बोट रेस है। और नाम से पता लग रहा है इसका नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पे रखा गया था। और इसका आयोजन हर साल अगस्त के दूसरे शनिवार को होता है। कहाँ पे? केरल के पुन्नमड़ा झील में इसका आयोजन किया जाता है। और इसमें जो बोट होती है ना, वो सांप के आकार की होती है। और इन नावों को चुंदन वल्लम भी कहा जाता है, जो लगभग 100 फीट तक लंबी होती है। और अगर बात करें 2023 में ये नेहरू ट्रॉफी का कौन सा संस्करण है, तो 69 नंबर का। अच्छा, नेहरू से एक कप और याद आएगा, नेहरू कप। इसका संबंध है फुटबॉल से, जबकि नेहरू ट्रॉफी का संबंध बोट रेस से है। अच्छा, इसी तरह अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ थॉमस कप का संबंध किससे है, तो ये पुरुषों का बैडमिंटन टूर्नामेंट है और महिलाओं का बैडमिंटन टूर्नामेंट होता है उबेर कप। और यूं बताओ संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है? फुटबॉल से है। डूरंड कप का संबंध ये भी फुटबॉल से है। और डेविस कप का संबंध किससे है? डेविस कप, तो टेनिस से इसका संबंध है। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, जमीनी स्तर से 120 मीटर ऊपर पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में देश का शीर्ष राज्य कौन सा है, तो आंसर होगा गुजरात। तो अभी हाल ही में केंद्रीय नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने पवन ऊर्जा की सबसे अधिक क्षमता वाले राज्यों के बारे में जानकारी दी है। और इसमें 2 तरह का डेटा दिया गया। पहला डेटा दिया गया कि जमीनी स्तर से 120 मीटर ऊपर जो विंड टर्बाइन है, उसमें सबसे ज्यादा विंड एनर्जी का प्रोडक्शन कहाँ पे किया गया, तो आंसर होगा गुजरात में। कितना किया गया?
ये भी मैं आपको बता दूं 142.56 गीगावाट, और दूसरे स्थान पे इसमें राजस्थान है। और पूरे देश में बात करें तो जमीनी स्तर से 120 मीटर ऊपर में टोटल जो विंड से पावर बनी है, यानी कि पवन ऊर्जा जो बनी है वो कितनी है, 695.5 गीगावाट। और दूसरी तरह का डेटा है कि जमीनी स्तर से 150 मीटर ऊपर जो विंड टर्बाइन है, उसके मामले में सबसे ज्यादा विंड एनर्जी का प्रोडक्शन किया है राजस्थान ने। कितना? 284.25 गीगावाट। और इसमें दूसरे स्थान पे गुजरात है। देखो, इतना डीप में आपसे नहीं पूछेगा कि वो डेटा भी आपसे पूछ ले, मान लो अगर पूछ ले किसी एग्जाम में तो भी मैंने आपको बता दिया, लेकिन ज्यादातर एग्जाम में वो नहीं पूछेगा। तो ज्यादा से ज्यादा क्या पूछेगा, वो राज्यों के नाम पूछेगा। तो याद रखना 120 मीटर ऊपर वालों में तो गुजरात टॉप पर है, दूसरे पे राजस्थान है, और 150 मीटर ऊपर वाले में राजस्थान टॉप पर है, गुजरात दूसरे स्थान पर है। अब इसे याद कैसे करोगे? अब आप पूछोगे ना कि कंफ्यूज हो गए तो देखो ऐसे याद रखो, जब आप इंडिया का मैप देखते हो तो ऊपर की साइड कौन सा राज्य है, राजस्थान है, और नीचे की साइड कौन सा राज्य आता है, गुजरात। राजस्थान के नीचे है ना गुजरात। उसी तरह से अब एक नंबर है 120 मीटर ऊपर, एक नंबर है 150 मीटर ऊपर, तो ऊपर की साइड कौन सा नंबर है, 150, और ऊपर की साइड ही कौन है, राजस्थान है। और नीचे वाला नंबर कौन सा है, 120 है, और नीचे की साइड ही कौन है, गुजरात। तो ऐसे आपको ध्यान रह जाएगा बस ये। और विंड एनर्जी की बात हुई है, विंड एनर्जी एक रिन्यूएबल एनर्जी है, नवीकरणीय ऊर्जा, अक्षय ऊर्जा जिसे आप बोलते हो, जिससे पॉल्यूशन नहीं होता। ये सारे रिन्यूएबल एनर्जी के उदाहरण है, जैसे कि सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, हाइड्रो एनर्जी हो गया। अच्छा, एक विंड डे भी मनाते हैं हम, वैश्विक पवन दिवस, ग्लोबल विंड डे। कब मनाते हैं? 15 जून को मनाते हैं। एक इंपॉर्टेंट डेटा मैं आपके साथ और शेयर कर रहा हूं कि भारत का रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट क्या है 2030 तक का। तो 2030 तक हमें कितनी रिन्यूएबल एनर्जी पैदा करनी है, तो 500 गीगावाट का हमारा लक्ष्य है, जिसमें से सोलर पावर कितनी है, 280 गीगावाट है, और विंड पावर कितनी है, 140 गीगावाट है। ये भी आप जरूर ध्यान रखना। तो पूरा क्वेश्चन मैंने आपको अच्छे से बता दिया, आपको समझ में आ गया होगा। जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट डेटा है वो मैंने आपको बता दिया। अब एक होमवर्क प्रश्न आपके लिए सुनो कि भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव कौन सा बना। ये आपका होमवर्क प्रश्न हो गया। हम बढ़ते हैं। चलिए फिर बताइए, हाल ही में जारी इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की रैंकिंग के अनुसार दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर कौन सा है, तो आंसर होगा वियना। तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने अभी लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 को जारी किया, जिसके अनुसार ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना को दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर बताया गया। और इसमें दूसरे स्थान पे कोपेनहेगन है जो कि डेनमार्क की कैपिटल है, और तीसरे स्थान पे मेलबोर्न है जो कि ऑस्ट्रेलिया का शहर है। और दुनिया का सबसे कम रहने योग्य शहर ये है दमिश्क। दमिश्क ये किसकी कैपिटल है, सीरिया की। अच्छा, वियना जो है, ये वियना किस नदी के किनारे स्थित है? कई बार मैं आपसे प्रश्न पूछ चुका हूँ, तो इसका आंसर होगा डैन्यूब नदी के किनारे स्थित है। अब देखो इंपॉर्टेंट रैंकिंग वाला क्वेश्चन है, तो आपको पता है अब जितने भी इंपॉर्टेंट रैंकिंग है मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, तो ध्यान से सुनना। अभी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स आया था जिसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जारी किया, उसमें भारत 127 नंबर पर है, और टॉप पे आइसलैंड है। और आइसलैंड अभी एक और रैंकिंग में टॉप पे था ग्लोबल पीस इंडेक्स में, और उसमें भारत 126 नंबर पर है। अब एक और रैंकिंग में भारत 126 नंबर पर है, किसमें, हैप्पीनेस इंडेक्स में, लेकिन उसमें टॉप पे कौन है, फिनलैंड है। अभी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स आया, उसमें भारत चौथे स्थान पर है, तो टॉप पे अमेरिका है। वहीं अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ऊर्जा संक्रमण सूचकांक जारी किया, उसमें भारत 67 नंबर पे है, तो टॉप पे स्वीडन है। और वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में भारत 40वें स्थान पे है, तो टॉप पे डेनमार्क है। और अभी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जिसको रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर ने जारी किया, भारत 161 नंबर पे है, तो टॉप पे नॉर्वे है। वर्ल्ड बैंक के रसद प्रदर्शन सूचकांक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स की बात करें तो भारत 38 नंबर पे है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस हैं, इनको ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी अगस्त 2023 में खेलो इंडिया जूनियर महिला हॉकी लीग का तीसरा संस्करण कहाँ पे शुरू हुआ, तो आंसर होगा नई दिल्ली में। तो खेलो इंडिया जूनियर महिला हॉकी लीग की बात हो रही है, इस बार ये इसका तीसरा संस्करण है जो भी नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में शुरू हुआ है। अब जब ये हो जाएगा तो हम देखेंगे विजेता कौन रहा। और हॉकी से तो संबंधित अभी कल ही मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिवाइज कराए थे, तो यहाँ पे एक काम करते हैं, हम खेलो इंडिया पे बात कर लेते हैं।
तो देखो 2-3 प्रश्न बनेंगे आपके खेलो इंडिया से। जैसे कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का अभी इस साल 5वां संस्करण हुआ था, कहाँ पे? मध्य प्रदेश में, जिसका शुभंकर यानी कि मैस्कोट था आशा, और टॉप पे था महाराष्ट्र। वहीं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की बात करें तो इसका 3रा संस्करण हुआ था अभी उत्तर प्रदेश में, और उसमें शुभंकर मैस्कोट क्या था? जीतू, जो रिप्रेजेंट करता है बारासिंगा को, जो कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु भी है। और इसमें टॉप पे पंजाब यूनिवर्सिटी था। वहीं अगर बात करें कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स इस साल के स्टार्टिंग में ये हुआ था, शायद फरवरी में। कहाँ पे हुआ था? ये जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में हुआ था। 3रा संस्करण था इस बार, और इसमें टॉप पे जम्मू कश्मीर ही था। तो इस तरह से ये तीनों पॉइंट्स मैंने आपको बताया, इनको ध्यान रखना। और कल हमने पढ़ ही लिया पुरुषों का एशियाई हॉकी चैंपियनशिप, इसको भारत ने जीत लिया 4थी बार। सबसे ज़्यादा बार भारत जीत चुका है इसे। भारत ने हराया मलेशिया को, और फाइनल हुआ था चेन्नई में। बढ़ते आगे, चलिए फिर बताइए, हाल ही में अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संत रविदास मंदिर की आधारशिला कहाँ पे रखी? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के बड़तूमा में लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले संत रविदास मंदिर की आधारशिला रखी है। और ये मंदिर किस शैली में बनाया जाएगा? तो नागर शैली में बनाया जाएगा। और संत रविदास के कृतित्व और व्यक्तित्व को प्रदर्शित करने के लिए एक संग्रहालय भी यहाँ पे बनाया जाएगा। और ये स्मारक समरसता की भावना से ओतप्रोत है, क्योंकि इसमें 20,000 से अधिक गांवों और 300 नदियों की मिट्टी का उपयोग किया गया है। और इसी के साथ उन्होंने मध्य प्रदेश में सागर के ढाना में करीब 4,000 करोड़ रुपए की रेल और सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको, देखो मध्य प्रदेश तो हम कई बार पढ़ा चुका हूँ मैं आपको, लेकिन यहाँ मंदिर की बात हुई है तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट मंदिर मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। और ये वो सभी मंदिर होंगे जो अभी न्यूज़ में रहे थे। जैसे कि दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर कहाँ बन रहा है? तो आंसर होगा बिहार में, जो कि 2025 तक बनकर तैयार होगा। उसी तरह से विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन और एक्सपो का आयोजन होगा वाराणसी में। और दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक कहाँ पे खुलेगा? पश्चिम बंगाल में। ये वैदिक तारामंडल का मंदिर होगा, और ये दुनिया का सबसे बड़ा गुंबद भी होगा। रामप्पा मंदिर आप जानते ही हो, तेलंगाना में है, जो कि भारत का 39 नंबर का वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना था। कपिलेश्वर मंदिर आपको मिलेगा कहाँ? भुवनेश्वर में। तुंगनाथ मंदिर आपको मिलेगा उत्तराखंड में। कामाख्या देवी मंदिर इंपॉर्टेंट है, असम में मिलेगा। बताओ यहाँ पे कौन सा मेला लगता है? और मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है? तमिलनाडु के मदुरै में स्थित है। और तमिलनाडु के तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर भी है, ये भी फेमस है, इसको भी ध्यान रखना। सोमनाथ मंदिर गुजरात में है। कोणार्क सूर्य मंदिर ये उड़ीसा में है। अच्छा, एक और मंदिर है श्री मुक्तिनाथ मंदिर, ये आपको बताना है कहाँ पर है। ये न्यूज़ में क्यों था मैं आपको बता दूं। यहाँ पे बिपिन रावत जी के सम्मान में एक घंटी लगाई गई थी। मैं आपको बता चुका हूँ वैसे कई बार, जब भी मंदिर पे हम चर्चा करते हैं। तो इस बार आप बताओ कहाँ पर है ये। हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, हाल ही में विश्व अंगदान दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 13 अगस्त को। तो हर साल 13 अगस्त को वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे के रूप में मनाया जाता है। तो ये दिन अंगदान की आवश्यकता के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। इस बार की थीम की बात करेंगे तो काफ़ी बड़ी है थीम, मैं बता दूं फिर भी आपको। स्वयं सेवक की ओर कदम बढ़ाएं, कमी को पूरा करने के लिए अधिक अंगदाताओं की आवश्यकता है। वैसे इतनी बड़ी थीम आपसे पूछी नहीं जाएगी, फिर भी आपको बता दी, लेकिन डे आप जरूर याद रखना कब मनाया, 13 अगस्त को। और मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो याद रखना स्किन है, लेकिन दूसरा सबसे बड़ा पूछेंगे तो फिर लीवर आंसर हो जाएगा। चलो अब मैं आपको कल के करंट अफेयर्स का भी क्विक रिवीजन करवा देता हूँ। तो इस प्रश्न में आपसे पूछा किसने एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी को जीता? तो आंसर होगा भारत ने। किसे हराया था? मलेशिया को। फिर पूछा अभी दुनिया की पहली पीपीडी टैबलेट को किस देश ने मंजूरी दी? तो आंसर होगा अमेरिका ने। पीपीडी मतलब हो गया पोस्ट पार्टम डिप्रेशन, प्रसवोत्तर अवसाद। फिर आपसे पूछा अभी हाल ही में आयोजित भारतीय फिल्म फेस्टिवल मेलबोर्न 2023 में बेस्ट इंडियन फिल्म का अवार्ड जीता आगरा ने। फिर पूछा अभी मध्य रेलवे का तीसरा पिंक स्टेशन कौन सा बना? न्यू अमरावती स्टेशन। फिर आपसे पूछा इसरो छोटे उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए अभी नया स्पेस पोर्ट कहाँ बनाएगा? तमिलनाडु में। फिर पूछा कौन सी भारतीय संस्था इंटरपोल ग्लोबल अकादमी नेटवर्क की सदस्य बनी है? तो आंसर होगा सीबीआई। फिर पूछा सेबी ने आईपीओ लिस्टिंग में लगने वाले समय को घटा के कितने दिन कर दिया? 3 दिन कर दिया।
फिर पूछा था भी किस राज्य के मुश्क बुद्धजी चावल और चिकरी वुड क्राफ्ट को जीआई टैग मिला? जम्मू कश्मीर। फिर पूछा अभी प्लक ने निवेशक और ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना? करीना कपूर खान को। फिर पूछा ऑस्कर विजेता विलियम फ्रिडकिन का निधन हो गया, उनका संबंध किस देश से है? तो आंसर होगा अमेरिका। और गाइस सेशन पसंद आया तो लाइक करके प्लीज इसे शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। जो भी आपका स्टडी ग्रुप होता है व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, फेसबुक पे शेयर कर दिया करो यार, ताकि मुझे भी आपके लिए मेहनत करने में मजा आए। क्योंकि करंट अफेयर्स है ये डेटा अपने आप तो आता नहीं है, इसको कलेक्ट करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। और इतनी सारी चीजें मैं आपको लिंक कर करके बताता हूँ, करंट अफेयर्स से जोड़ करके करंट अफेयर्स पुराने वाले याद कराता हूँ, साथ में स्टैटिक भी आपको बताता हूँ। तो हर चीज में मेहनत लगती है और मेहनत करने में तभी मजा आता है जब रिजल्ट मिलता है। खैर रिजल्ट देना तो अपने हाथ में नहीं है, वो तो प्रभु की इच्छा है, लेकिन कम से कम आप सपोर्ट तो कर सकते हैं, शेयर जरूर किया कीजिए। कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा किस देश को फीफा अंडर 17 पुरुष विश्व कप 2023 के मेजबान के रूप से हटा दिया गया? तो आंसर होगा पेरू। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।